डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दे दी कि 48 आवर्स के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खोला गया तो बड़ा झटका लग सकता है ईरान की एनर्जी सेक्टर को और पूरे देश के अंदर लाइट जा सकती है। और ईरान ने भी साफ साफ इसका आंसर दे दिया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप याद रखना कि यहां पर भी बहुत सारे टैंकर्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको भी इंपैक्ट होगा। और इसी के साथ साथ मंडे को लेकर के मतलब कल को लेकर के काफी सारे परसेप्शंस क्रिएट होने शुरू हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड वाले से पूछते हैं कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमेशा ये क्यों कहता है कि लॉन्ग टर्म देखो, लॉन्ग टर्म में सब सही हो जाता है। और ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लेने वाला हूं। सो पर्सनली मैं क्या फील कर रहा हूं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो ट्रंप ने बेसिकली बोला क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है अगर वो ओपन नहीं होता और ये डेडलाइन पूरी नहीं की जाती तो उनके जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा और पूरी की पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इसी का जवाब देता है ईरान, बोलता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मिडिल ईस्ट के ऊपर एक बड़ा झटका लग सकता है। और ये जो अब धमकी है ये एक्चुअली सीरियस धमकी हो चुकी है। अगर आप ट्रंप की बात करोगे सो ट्रंप कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन उसके ऊपर अब लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे करके बहुत कम हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर आप नेटो की बात करोगे तो ट्रंप ने नेटो को भी धमकी दे दी है कि अगर आप यहां पर हमारी हेल्प नहीं करने वाले तो जो नेटो है, मतलब क्या है कि जितने भी यूरोपियन देश हैं उनके साथ यूके आता है, उनके साथ यूएस आता है, ये पूरा पूरा ग्रुप बन करके नेटो बनता है। जो कहते थे कि हम पूरी समाज की सेवा करेंगे, कहीं दिक्कत आएगी तो हम आकर के बचाएंगे, या एक देश के ऊपर नेटो के किसी भी एक देश के ऊपर हमला हुआ तो पूरे के पूरे देश के ऊपर हमला मानेंगे। अब ट्रंप कह रहा है कि अगर अभी आप हमारी मदद नहीं करते तो नेटो का एग्जिस्टेंस ही बेकार हो जाएगा। तो ये जो वॉर है ये बेसिकली अब यूएस तक नहीं रही है, ये नेटो तक आ चुकी है, ये मिडिल ईस्ट तक आ चुकी है। और इस समय पे इस वॉर को जो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है वो कर रहा है ईरान। और ईरान ये सिर्फ इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि उसे ये पता है कि अगर ये वॉर अब खत्म कर दी तो इससे ये होगा कि ईरान ने जो चीज खोई है वो तो खो दिया, उसके बावजूद जो यूएस है और इजराइल है उसको हमला करने का दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन वो ये चाहता है इस बार कि इस बार उसकी शर्तों पे चीजें हों, क्योंकि इस बार अगर ये वॉर खत्म नहीं होती और उसकी शर्तें मानी नहीं जाती तो यूएस वापस से हमला करेगा और शायद पहले से वेल प्रिपेयर्ड वे में हमला करेगा। तो बेसिकली इस समय पे अगर आप ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस देखोगे तो वो दे दनादन ऊपर की साइड जाता जा रहा है और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक मेजर झटका हुआ। और एक और चीज सामने आई कि मोदी जी और ईरानियन सरकार की बात हुई और बोला गया कि अगर हमारी शर्तें मानी जाए तो हम इस वॉर को खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या मोदी जी इस समय पे इसको मीडिएट कर सकते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम दिखते हैं, क्योंकि जो शर्तें वो रख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो यूएस है वो अपनी हार मान लेगा। और अगर एक बार यूएस इस समय पे हार मान लेता है तो क्या मिडिल ईस्ट दोबारा यूएस पे ट्रस्ट कर पाएगा। एक और चीज आप यहां पर याद रखना कि इनिशियली डॉलर को बैक करता था गोल्ड, फिर निक्सन ने आकर के बोला कि डॉलर को बैक नहीं करेगा गोल्ड, तो कौन बैक करेगा, तो बैक करेगा ऑयल। और इस सिचुएशन के अंदर ऑयल ही है जिस वजह से जो डॉलर है इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर इस समय पे मिडिल ईस्ट से जो यूएस है वो पीछे हट जाता है तो जो पावर है डॉलर की वो भी काफी ज्यादा वीक हो सकती है। और इवन मान लो कि लोगों का भरोसा ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इवन यूएस के ऊपर हट सकता है। इसी के साथ साथ जो स्टेट ऑफ हार्मुज है यहां पर बोला गया है कि अगर आप युआन में ट्रेड करते हो तो मैं आपकी शिप को जाने दूंगा, अगर आप युआन में ट्रेड नहीं करते तो मैं आपकी शिप को जाने नहीं दूंगा। और इससे भी डॉलर को एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो वॉर है वो इस समय पे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रही है। एक और चीज अगर आप देखोगे जो मेजर बेनिफिट हो रहा है इनसे बेनिफिट किसी को नहीं हो रहा। इंडिया, चाइना या जितनी भी एशियाई देश हैं जो कि मेजर इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, उनको मेजर फायदा नहीं हो रहा। मेजर फायदा किसको होगा, मेजर फायदा उसको होगा जिनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी ही क्रूड ऑयल के ऊपर है। लेकिन एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल पहले भी जब यूक्रेन रशिया की वॉर थी तब भी इतना ज्यादा ऊपर गया था, लेकिन हमेशा जो दुनिया है वो ऑल्टरनेट देख लेती है। सो यही चीज अभी भी मानी जा रही कि मान सकते हैं कि $200 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल ऊपर चला भी जाए, स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ भी जाए, लेकिन उसके बावजूद जो दुनिया है वो वापस से रिकवर कर जाएगी। प्रॉब्लम अब यहां तक सिर्फ ये नहीं रह गई कि ये वॉर चलेगी नहीं चलेगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे चीजें डिस्काउंट हो जाती हैं। प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि जिस हिसाब से ये वॉर चल रही है और जिस जिस जगहों पर इसका इंपैक्ट आ रहा है, जैसे कि
माना जा रहा है कि जो इंडिया की जो एलएनजी सप्लाई है उसके ऊपर मेजर झटका लग सकता है। अगर आप देखोगे जो इंडिया है वो अपनी एलएनजी मंगाता है 41% के आसपास कतर से, और हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है कतर के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कतर के ऊपर हमला हुआ है और कतर ये कह रहा है कि अपनी जो एलएनजी जहां पे ये प्रोड्यूस करते हैं, जहां से ये एक्सपोर्ट करते हैं, इसको रिपेयर होने में 3 इयर्स तक का टाइम लग सकता है पूरी तरीके से रिस्टोर होने में। तो इस सिचुएशन के अंदर महंगाई दर जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में बढ़ सकता है, स्पेशली इंडिया के अंदर या फिर जितने भी एशियाई देश हैं जो कि इन सारी चीजों के ऊपर मेनली डिपेंडेंट है। लेकिन बेनिफिट होने वाला है उन्हीं लोगों का जिनके पास ऑयल है, जैसे कि अमेरिका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, या फिर आप मान सकते हो रशिया, इनको मेजर बेनिफिट होने वाला है। सो नेट नेट अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर बहुत बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन अभी भी एक मेजर क्वेश्चन लोगों का आता है कि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड बढ़ता है, लेकिन गोल्ड भी इस समय पे लगातार नीचे क्यों जा रहा है? कि जो हमारे फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है पवल, उन्होंने ये बोला कि हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते। मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इस समय पे अनचेंज इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या है कि गोल्ड के अंदर इन्फ्लो इतना नहीं हुआ क्योंकि डॉलर वीक नहीं होगा। याद रखो, जब जब डॉलर वीक होता है तब तब गोल्ड बढ़ता है। इस समय पे इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर वीक नहीं हो रहा, मतलब क्या है, जो एक मेजर ट्रिगर पॉइंट था गोल्ड के बढ़ने का वो भी कहीं ना कहीं रुक चुका है। सो अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है, इसी के साथ साथ मैं आपको अपना व्यू भी बताऊंगा। इस समय पे हर एक एक्सपर्ट आपको सिर्फ एक चीज कहता हुआ दिखेगा, जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस समय पे इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो चीजें सही हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो चीजें खराब हो सकती हैं। बट प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टिंग की है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करोगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर इसलिए भी डरा हुआ है बिकॉज उसने शायद इस लेवल का क्रैश नहीं देखा, और इस लेवल का ब्लंडर देखना ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है। और इसके पीछे भी सिंपल सा रीजन है कि बिकॉज जितने भी लोग रिसेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इस लेवल का कियोस मार्केट में नहीं देखा। कोविड के अंदर वैक्सीन का इशू था तो वो चीजें वापस आ गई। इससे पहले यूक्रेन रशिया की वॉर थी, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज जिसको लेकर के हमेशा से लोग डरे रहते थे, यहां पर चीजें खराब हो जाएंगी और इसका रिपल इफेक्ट जो होगा वो मिडिल ईस्ट तक जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरी की पूरी दुनिया इस समय पे आप बात कितनी भी कर लो ईवी पे चलती है, लेकिन इसके बावजूद जो ऑयल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और इस समय पे जो इंजन होता है किसी भी देश का, जिसको हम कहते हैं ऑयल, बिकॉज अगर आपको सामान चाहिए तो आपको ऑयल चाहिए जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टेट ऑफ हार्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जहां से आप पास करके ट्रेड कर सकते थे, जहां से आपके जो ट्रेड थे वो सस्ते पड़ते थे, वो चीज भी बंद हो चुकी है। तो ये जो इशू इस समय पे चल रहा है ये काफी नया इशू है। इवन काफी सारे लोग बोलते हैं कि क्या आपने सोची थी? नहीं, ये चीज कोई भी नहीं सोच सकता था, बिकॉज ये चीज सोचना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई ऐसी सिचुएशन भी आ सकते हैं। ईरान इस लेवल पर भी लड़ चढ़ करके लड़ाई कर सकता है, अपने आसपास के देशों के ऊपर ही, मिडिल ईस्ट के ऊपर ही इस लेवल पे बॉम्ब कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, सिंपल सी बात है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चीजें एंड ऑफ द डे ठीक हो ही जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज के अंदर, या फिर आपने इन्वेस्ट किया है जहां पे चीजें इतनी ज्यादा सही नहीं थी, सिर्फ मोमेंटम की वजह से चीजें चल रही थी, तो आप दिक्कत में फंस सकते हो। ये जो टाइम है, ये टाइम ये नहीं है कि अगर आपके पास गलत डिसीजन हुए तो उस गलत डिसीजन को बैठ करके देखते रहो कि भाई चीजें जब सही होंगी तो सब सही हो जाएगा। ये टाइम है कि जब अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छे प्राइस के ऊपर दिख रहे हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड जो कि हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं, अगर यहां पे इस समय पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये बल्क बाइंग वाला जोन है जहां पे हमें बल्क बाय कर लेना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये बल्क बाइंग जोन नहीं है, ये एसआईपी जोन है जहां पे हमें नॉर्मली अपनी एसआईपी करते रहनी चाहिए अपने गोल के हिसाब से। क्या मैं ये कह रहा हूं कि चीजें जल्दी सही हो जाएंगी? सीरियसली मुझे भी नहीं पता, और सीरियसली किसी को भी नहीं पता कि आने वाले टाइम पे ट्रंप कैसे एक्शन लेगा और उसका रिपल इफेक्ट कितना लंबा होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अब वॉर रुकेगी नहीं रुकेगी, वॉर रुक भी जाएगी। सो प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस हिसाब से चीजों पे डैमेज आ चुका है, मिडिल ईस्ट पे डैमेज आ चुका है, क्या सप्लाई जिस हिसाब से पहले थी उस हिसाब से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? या फिर आने वाले टाइम पे जैसे ट्रंप ने बोला 48 आवर्स के अंदर हम स्ट्राइक कर देंगे, क्या वो जो स्ट्राइक है उसका रिपल इफेक्ट क्या होगा, उसको रिप्लाई कैसे करेगा ईरान? ये अब एक मेजर कंसर्न बन चुका है। सो आई नो आपको इस वीडियो से अभी तक कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन आपके लिए नहीं मेरे लिए भी है, ये कंफ्यूजन मेरे लिए नहीं शायद हर किसी के लिए, क्योंकि ये कॉन्क्रीट आंसर मुझे भी अभी नहीं दिख रहा। इस सिचुएशन के अंदर मेरा सिर्फ एक काम है जो मैं अपने लिए करता हूं, वही मैं आपके साथ ओपनली शेयर कर रहा हूं,
कि इन्वेस्ट करते रहो अच्छी जगह से, अगर आपके साथ कोई भूल चुक हुई, कहीं पर दिक्कत हुई, वहां से बेचो और निकल जाओ। अगर आप ये चीज करते रहोगे तो जब मार्केट में वापस से ग्रीनरी आएगी, क्योंकि ग्रीनरी आएगी दुनिया तो तबाह नहीं हो जाएगी, राइट? तो उस सिचुएशन के अंदर चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर हम फिर भी फंसे रहे ऐसे स्टॉक्स के अंदर जहां पे फंडामेंटल्स नहीं है, तो फिर चीजें थोड़ी खराब हो सकती है। पर्सनली मेरा मानना ये है, और इस समय पे मैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू मी। जो जो स्टॉक्स अच्छे हैं मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं, जो जो म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं मैं वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन्वेस्ट होने के बाद क्या डर नहीं लग रहा? काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप तो हमेशा हंसते रहते हो, दिक्कत क्या, डर क्यों नहीं लगता? भाई डर हर किसी को लगता है, और कई बार तो मैं कुछ ऐसे लोगों को सुनता हूं जो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर वो डर चुके हैं। तो भाई डर लगता है, सिचुएशन खराब होती है, डर लगना जायज है। अगर आपने अपने काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो, बिकॉज चीजें बहुत खराब होती है। जैसे जापान की इकोनॉमी देखोगे आप, एक बार 10-10 साल तक नहीं चली है। ये चीज होना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है। अदरवाइज ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपसे हमेशा बिकवा देगी आपके अच्छे स्टॉक जो आपने सस्ते प्राइस पे खरीदे हैं। लोग कहते हैं यार हमारे पोर्टफोलियो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मैंने 2021 के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड खरीदे थे जैसे कि क्वांट का ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। आज भी मुझे उस पोर्टफोलियो के अंदर 78% के गेंस दिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे गेंस खत्म हो चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब सही समय आता है हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको यह नहीं बोलूंगा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन क्या डर नहीं लग रहा? यस, डर लग रहा है। डर लगना जायज भी है। आप एक इंसान हो, आपको अनसर्टेनिटी दिख रही है और आपको डर लगता है, और ये टोटली नॉर्मल है। लेकिन अगर चीजों के अंदर सर्टेनिटी आ जाएगी तो चीजें प्राइज इन कर लेंगी चीजें। मतलब क्या है, अगर कल ये पता चल जाए कि जो ईरान वॉर है ये खत्म हो जाएगी, या ऐसा कोई भी संकेत आपको देखने को मिले, बाजार एकदम से रैली करेगा, एकदम से रिकवर कर लेगा। सो जो आपके मेजर गेन्स वाले डेज हैं वो डेज आप मिस कर लोगे। तो इसी वजह से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, हम उल्टे सीधे काम नहीं कर रहे। जैसे कि इनिशियली क्या होता था कि आप लेवरेज लेते थे, जिसको हम एमटीएफ कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। फॉर श्योर आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मैं लोन भी नहीं ले सकता, तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर कोई लोन लेकर के इन्वेस्ट करता है, वो उसकी ईएमआई रीपे कर पाता, तो यहां पे उसके पास होल्डिंग पावर होती है। सो बेसिकली आप सिर्फ वो काम करो जहां पे आप होल्ड कर पाओ। अगर आप होल्ड नहीं कर पाओगे इस तरह पे स्टॉक या म्यूचुअल फंड अपने, तो आप लॉस करोगे। इसके पीछे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप होल्ड कर लोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। और डर लगना जायज है, हर इंसान को डर लगता है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो दिखाया था कि सबका गिरा हुआ है। लोग कहते हैं उनके लिए वो पैसा इतना मैटर नहीं करता। मेरे भाई, पैसा हर किसी के लिए मैटर करता है, चाहे वो किसी के पास 1 करोड़ हो या 10 लाख हो या 100 करोड़ ही क्यों ना हो। तो हर कोई अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से डरता है, और ये बहुत नॉर्मल है। डरना जायज है, डरो, लेकिन अपने माइंड को हमेशा सिखाओ कि भाई हिस्टोरिकली ये चीज हो चुकी है और चीजें वापस आ ही जाती हैं ऑन ट्रैक। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कल कुछ भी हो जाए, बेच करके भागना एक सॉल्यूशन नहीं है। बेचना एक सॉल्यूशन सिर्फ तब है जब आपको लगे कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना कहते हैं इसे, पोर्टफोलियो को बेचना नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।